हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर को आज हम कंटिन्यूस करने वाले हैं और उन्हीं कंसेप्ट्स को डीप में ले जा करके समझने वाले हैं विद हेल्प ऑफ द प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। बहुत अच्छे एग्जांपल्स मैं आपको देने वाला हूं, ध्यान से उसको देखिएगा। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इस बात के लिए कि जो कंसेप्ट हमने लास्ट लेक्चर में समझे हैं, उन समझे हुए कंसेप्ट्स को फील करने के लिए आज का लेक्चर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात बोली थी कि हमें साइंस को पढ़ना चाहिए, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है, क्यों वो सब चीज़ें हैं, उन सब पर विचार करते हुए पढ़ना चाहिए। तो आज हम पिछले कंसेप्ट्स के अंदर बिल्कुल डीप में जाकर ये जानने की कोशिश करेंगे वो सब चीज़ें क्या थी, कैसे थी, और ये भी सीखेंगे कि वो क्यों थी। राइट, ओके, चलिए तो लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं। मैंने पिछले लेक्चर के अंदर एंडिंग यहां की थी, आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने आपको बताई थी, d2y/dx² प्लस y इज इक्वल टू 0। और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, इसका जनरल सॉल्यूशन हमने डिसाइड किया था y इज इक्वल टू a cos x या a sin x प्लस b cos x, जहां पर a और b दोनों ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट थे, स्वेच अचर थे। स्वेच अचर से क्या होता है, स्वेच अचर के कारण ये रिलेशन किसको रिप्रेजेंट करने लगता है, ये सब चीजें हम आज समझने की कोशिश करेंगे। इन दोनों में डिफरेंस मैं आपको फील करवा चुका हूं। जो सोल्यूशन है उस सोल्यूशन में हमें दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट नजर आ रहे हैं। जनरल सोल्यूशन की सबसे बड़ी विशेषता यही होगी, उसमें उतने ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हमें नजर आएंगे जितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन हमें यहाँ मिली हुई है। तो इसका ऑर्डर 2 और इसमें नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स वो भी 2। अब बात आती है कि व्हाट इज द डिफरेंस। आप डिफरेंस फील करेंगे, मैं पिछले लेक्चर में आपको बता भी चुका हूं, वापस उसे हम रिकॉल कर लेते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है, इसके विपरीत इसके जनरल सॉल्यूशन में दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट हैं। ये बस यहीं पर कुछ रूल्स डेवलप होने लगेंगे। जब आपको रिलेशन की सहायता से किसी भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स में जो हमें रिलेशन मिला हुआ है, एक फंक्शन मिला हुआ है, उसकी हेल्प से डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार करनी है, यहां से यहां पहुंचना है, तो आपको इन आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स को रिमूव करना होगा, हटाना होगा, तो डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार हो जाएगी। जब डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ज्ञात करना होगा, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ज्ञात करते समय ये डेरिवेटिव y में कन्वर्ट होगा, और आप जानते हैं डेरिवेटिव यदि y में कन्वर्ट हो तो किसी न किसी रूप में इंटीग्रेशन होना तय है, किसी न किसी फॉर्मेट में इंटीग्रेशन होना तय है, और जब जब इंटीग्रेशन होना है तब तब आर्बिट्ररी कांस्टेंट डेवलप होना है। तो यहाँ दो बार इंटीग्रेशन की प्रक्रिया होगी, इस वजह से यहाँ दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स डेवलप होंगे, दो स्वेच अचर डेवलप होंगे। तो अब इन सब चीज़ों पर हम और ज़्यादा डिटेल में बात करते हैं। देखिए, मैं एक और बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल लेकर के आपको आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स का महत्व समझाता हूं, और उसके द्वारा जो रिलेशंस लिखे जाते हैं वो रिलेशंस ज्योमेट्रिकली किसे रिप्रेजेंट करते हैं वो समझाने की मैं कोशिश करता हूं। ध्यान से बात को सुनते जाइए। मैं एक इक्वेशन यहां लिखता हूं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वेल नोन इक्वेशन फॉर यू, आपके लिए बिल्कुल जानी बेजानी सी समीकरण है, सरल रेखा की समीकरण है। और आप जानते हैं सरल रेखा की समीकरण में इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के अंदर m किसे रिप्रेजेंट करता है, c किसे रिप्रेजेंट करता है, 2D ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग ये सारी बातें आपको ध्यान है। सोचिएगा, मैं यदि यहां पर इस m को फिक्स कर दूं, मतलब मैं कोई पर्टिकुलर m लेते हुए बहुत सारी लाइंस ड्रॉ करूं। सपोज करें कि मैं आपसे कहूं कि मैंने थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री लिया, और इसके बाद मैंने m की वैल्यू निकाली, तो tan थीटा इज इक्वल टू tan 45 इज इक्वल टू 1 मुझे मिल जाएगा। तो m की वैल्यू 1 हो जाएगी। नाउ दिस 1 इज द फिक्स्ड कांस्टेंट। रिकॉल हो गया है आपको, मैंने कांस्टेंट दो प्रकार के बताए थे, एक था आर्बिट्ररी कांस्टेंट और एक था फिक्स्ड कांस्टेंट। तो ये m अब फिक्स्ड कांस्टेंट की कैटेगरी में जा चुका है।
अब हम बात करें कि यदि मैं आपसे कहूं कि मुझे ये लाइंस ड्रॉ करनी है, तो फिर क्या होगा कि मैं एक्स एक्सिस से 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए यहाँ पर लाइन ड्रॉ करूंगा। माना कि मैंने ये एक्स एक्सिस से 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए लाइन ड्रॉ की। व्हाट हैपेंड नाउ, आपके दिमाग में एक प्रश्न उठेगा कि सर यही लाइन क्यों, लाइन तो ये भी हो सकती थी। एग्जैक्टली लाइन तो ये भी हो सकती है। एवरी लाइन, जितनी भी लाइंस मैंने यहाँ बनाई हैं, ऑल आर द पैरेलल लाइंस, सभी समांतर रेखाएं हैं। समांतर रेखाएं होने के कारण ये एक्स अक्ष से 45 डिग्री का कोण बना रही हैं। तो हाउ मेनी लाइंस वी कैन ड्रॉ, हम कितनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, कितनी सरल रेखाएं बना सकते हैं? तो आपका जवाब आएगा कि सर हम तो ऐसी अनंत रेखाएं बना सकते हैं। बिल्कुल, जब आप अनंत रेखाएं बनाएंगे तो आप पाएंगे कि प्रत्येक सरल रेखा के लिए सी की वैल्यू अलग अलग होगी, राइट। मतलब यहां पर मैं इस तरीके से पैरेलल लाइंस की एक फैमिली ड्रॉ कर सकता हूं, फैमिली ऑफ द पैरेलल लाइंस, समांतर रेखाओं का निकाय। अब ये समांतर रेखाओं का निकाय मुझे इंडिकेट कर रहा है कि इसमें m का मान फिक्स है। एवरी लाइन, सभी में m का मान फिक्स है, लेकिन सबके लिए c डिफरेंट डिफरेंट है। ओके, अगर डिफरेंट डिफरेंट है और फिर मैं इसमें से कोई एक पर्टिकुलर लाइन को चूज करना चाहूँ, सेलेक्ट करना चाहूँ, लेना चाहूँ, तो उसका अर्थ होगा कि मैंने C का कोई पर्टिकुलर मान कंसीडर कर लिया है। मान लो कि मैं ये वाली लाइन सेलेक्ट करता हूँ। यदि मैंने ये लाइन सेलेक्ट की, इसका मतलब मैंने C की कोई पर्टिकुलर वैल्यू सेलेक्ट कर ली है। दैट्स इट, वर्ड आ गया है पर्टिकुलर। आपको मैंने बताया था, यहाँ पर सबका ध्यान जाना चाहिए। मैंने आपसे कहा था कि ये जनरल सॉल्यूशन है और इसमें a और b आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, और इस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को यदि हम कोई पर्टिकुलर वैल्यू दे दें तो ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो व्हेनेवर, जब कभी भी हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को पर्टिकुलर वैल्यू देते हैं तो वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कन्वर्ट होता है। अगर हम ज्योमेट्रिकली बात करें तो वो इस फैमिली के पर्टिकुलर मेंबर में कन्वर्ट होता है। इस फैमिली का कोई एक मेंबर मुझे चाहिए, तो इसका मतलब मुझे सी को कोई पर्टिकुलर मान दे देना चाहिए। तो एक आइडिया आपके दिमाग में बनता जा रहा है कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट और फिक्स कांस्टेंट किस तरह से ट्रीट होते हैं। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल था। अब बात आएगी कि इसका डिफरेंशियल इक्वेशन से क्या रिलेशन, कैसे रिलेशन, वो चीज़ हम अब डिस्कस करना शुरू करते हैं। देखिए, मैं बिल्कुल इस वाले रिलेशन के लिए एक छोटा सा काम करता हूँ और आपको बात समझाने की कोशिश करता हूँ। ध्यान से पूरी बात को समझिएगा। मैं आपको सब्जेक्ट, कंटेंट मैटर सिखाने के साथ साथ उन चीज़ों को फील करवाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके ब्रेन को चीज़ें फील होनी चाहिए कि सब जो कुछ हो रहा है, जो कुछ हम कर रहे हैं, वो सब हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है, और उन सब के पीछे का लॉजिक क्या है, क्यों है, एवरीथिंग, सब कुछ, राइट। देखिए, मैं एक काम करता हूँ कि मैं स्लोप को फिक्स कर लेता हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है आपको सबको ध्यान है कि किसी भी सरल रेखा का जो स्लोप है वो स्लोप dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एम के द्वारा दिया जाता है। dy बाई डी एक्स इज द स्लोप ऑफ द लाइन। ये हमने dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एम लिखा। मैंने इस m को फिक्स्ड कांस्टेंट कर दिया, फिक्स्ड कांस्टेंट। ओके, तो ये एक सिंपल सी डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार हो गई। जब ये सिंपल सी डिफरेंशियल इक्वेशन मेरे पास है तो इस सिंपल सी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करने की प्लानिंग करें। जब आप इसे सॉल्व करेंगे आपको इंटीग्रेशन करना होगा। आप इसका इंटीग्रेशन कीजिए, तो आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आप इधर इंटीग्रेशन करके y लिख देंगे और यहाँ इंटीग्रेशन करके mx लिखेंगे, राइट। mx के बाद एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c आप यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे। देखिए आप, ये लाइन मुझे मिल चुकी है। इस लाइन का इस डिफरेंशियल इक्वेशन से सीधा रिलेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ये लाइन है, राइट। लेकिन अब मैं इस वर्ड को इंप्रूव कर सकता हूं क्योंकि मैं आपको सिखा चुका हूं। इस लाइन के अंदर ये m फिक्स है लेकिन ये c आर्बिट्रेरी है। m फिक्स होना, c आर्बिट्रेरी होना इसे लाइन नहीं, इसे फैमिली ऑफ लाइन बनाएगा। या सिस्टम ऑफ लाइंस बनाएगा। इस तरह से हमें सिस्टम ऑफ लाइंस या फैमिली ऑफ लाइंस मिलेगा। लेकिन ये तो सॉल्यूशन था। ये सॉल्यूशन, इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की संख्या 1 है, ऑर्डर भी 1 है, राइट। ये इसका जनरल सॉल्यूशन है। तो फिर क्या तय हो गया? ये तय हो चुका है कि जो जनरल सॉल्यूशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन का जो जनरल सॉल्यूशन है, वो फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करने वाला है। वक्र निकाय,
फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करने वाला है। तो ये फैमिली ऑफ कर्व्स हमें मिल जाते हैं। अब यदि मैं सी को कोई पर्टिकुलर वैल्यू दे दूं, सपोज करो कि मैं इस फैमिली में से उस मेंबर को चूज करना चाहता हूं, उस मेंबर को छांटना चाहता हूं, सेलेक्ट करना चाहता हूं जो मेंबर ओरिजिन से पास आउट हो। व्हाट हैपेंड देन? हम ये कहेंगे कि when x is equal to 0, y is equal to 0 मीन्स हम चाहेंगे कि ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करे। क्यों चाहेंगे? क्योंकि हम इस फैमिली का वो मेंबर निकालना चाहते हैं, वो मेंबर ढूंढना चाहते हैं जो ओरिजिन से पास आउट हो, मूल बिंदु से गुजरे। तो फिर उस जगह पर मूल बिंदु पर x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 होगी। आप ये दोनों वैल्यूज यहाँ पुट कीजिए। जब आप ये दोनों वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे तो आप पाएंगे कि c की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। जब c की वैल्यू 0 आ जाएगी तो ये जो लाइन मुझे मिलेगी वो लाइन y इज इक्वल टू mx मिलेगी। नाउ इट इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन समझाया था। इस लेक्चर में मैं आपको फील करवा रहा हूं कि वो सब क्या है, कैसे और क्यों है। लेट्स सी। अब हम देखते हैं कि मान लें कि मुझे ये वाला मेंबर नहीं चाहिए, आई वांट टू फाइंड द अनदर मेंबर। देन अनदर मेंबर अनदर किसी पॉइंट से गुजरेगा। मैं मान लूं कि मुझे वो मेंबर चाहिए जो 1 0 से पास आउट होता है। जो 1 0 से पास आउट होता है उसमें x की वैल्यू 1 होगी और y की वैल्यू 0 होगी। यहाँ पर 1 और यहाँ पर 0 पुट कीजिए, आप पाएंगे कि वो जो वैल्यू बनेगी वो आपको c की जो वैल्यू देगी वो पुट कीजिए यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 0। तो फिर c का जो मान आएगा वो -m आ रहा है, राइट। तो ये c की वैल्यू -m आ जाएगी। मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा और फिर से मुझे y इज इक्वल टू mx माइनस m नामक एक सरल रेखा मिल जाएगी। ये सरल रेखा, ये स्ट्रेट लाइन इसी फैमिली का एक मेंबर है। हर एक मेंबर में m ही रहेगा बिकॉज m इज द फिक्स कांस्टेंट। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि व्हाट इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एंड व्हाट इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। मैं ब्रीफ कर रहा हूं। जनरल सॉल्यूशन 2 वेरिएबल्स के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करेगा ज्योमेट्रिकली, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन उस फैमिली के किसी एक मेंबर को रिप्रेजेंट करेगा। बिल्कुल तसल्ली से धीरे धीरे उदाहरण देकर ये सारी बातें मैंने आपको समझा दी हैं। पूरी उम्मीद है मुझे आपको समझ में आ गया है। फिर भी मैं एक और फिजिक्स का एग्जांपल लेकर आपको ये वाला कंसेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा। फिजिक्स का एग्जांपल, पॉपुलर एग्जांपल, 3 इक्वेशंस ऑफ न्यूटन की 3 समीकरणें, उन पर हम बात करते हैं। वो किस तरह से डेवलप हुई, किस तरह से न्यूटन ने डेवलप की, उन पर हम बात करते हैं। देखिए और समझने की कोशिश करते हैं जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन का क्या अर्थ है। फिलहाल मैंने स्ट्रेट लाइन से समझाया है। अब मैं डायनेमिक्स के एग्जांपल से, फिजिक्स के एग्जांपल से इस बात को समझा रहा हूं। तो लेट्स सी, देखते हैं। मान लेते हैं कि मैंने एक्सेलरेशन लिखा। एक्सेलरेशन, त्वरण। जब आप त्वरण लिखते हैं तो त्वरण जो है वो विस्थापन में परिवर्तन की दर वेग बनेगा, वेग में परिवर्तन की दर त्वरण बनेगी। यानी कि मैं विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट को s से रिप्रेजेंट कर दूं, डिस्प्लेसमेंट। और t के द्वारा मैं टाइम को रिप्रेजेंट कर दूं, देन d2s/dt स्क्वायर रिप्रेजेंट द एक्सेलरेशन। ये त्वरण को रिप्रेजेंट करने लग जाएगा। t इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और s जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये मेरे पास अगर त्वरण है और एक्सेलरेशन है और मैं इसे फिक्स्ड कांस्टेंट मान लूं, माना कि ये f है और इस f को मैंने लिख दिया है कि ये फिक्स्ड कांस्टेंट है, जिसे आप फिजिक्स की लैंग्वेज में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलते हैं। बस वही मैंने लिख दिया है। तो ये f मेरे पास फिक्स्ड कांस्टेंट है, मतलब मैंने अचर त्वरण मान लिया है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन मान लिया है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मान लिया है। नाउ व्हाट हैपेंड, मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूं। जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आप इसे लिखने वाले हैं ds/dt और इसे लिखने वाले हैं ft प्लस इसे लिखने वाले हैं c को मैंने थोड़ी देर के लिए c1 बोल दिया है। तो ये जो मुझे रिलेशन मिला, ये रिलेशन ds/dt वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने लगेगा। इस तरह से मेरे पास v इज इक्वल टू ft प्लस c1 आ जाएगा, राइट। चलिए, यदि मैं इसे और आगे बढ़ा दूं, मैं इसका एक बार फिर से इंटीग्रेशन कर दूं, तो ये हो जाएगा मेरे पास s दैट इज इक्वल टू 1/2 f t स्क्वायर। t स्क्वायर बाई 2 इज द इंटीग्रेशन ऑफ द t,
f इज कांस्टेंट, c इज अगेन कांस्टेंट, c1 इज अगेन कांस्टेंट, इसका इंटीग्रेशन करें ये c1t बनेगा प्लस वन अनदर आर्बिट्ररी कांस्टेंट वी विल इंट्रोड्यूस हियर, हम यहाँ पर एक और दूसरे आर्बिट्ररी कांस्टेंट को यहाँ इंट्रोड्यूस कर देंगे और वो होगा c2। तो अब ये मेरे पास s का रिलेशन आ जाएगा। आपको फील होने लगी है न्यूटन की तीनों इक्वेशंस आपको याद है, इक्वेशन ऑफ मोशन आपको याद है, वही चीजें यहाँ डेवलप होने लगी हैं। ये मेरे पास जनरल सोल्यूशन, इसमें एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है फर्स्ट ऑर्डर पर रहेगा, इसके अंदर दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट आ चुके हैं सेकंड ऑर्डर पर रहेगा। वेरी क्लियर। तो ओके, ये सेकंड ऑर्डर पर मेरे पास जनरल सॉल्यूशन है। मैं अगर इस जनरल सॉल्यूशन को पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो फिर मुझे क्या करना होगा, जैसे अभी थोड़ी देर पहले फैमिली ऑफ कर्व्स में से एक मेंबर को हमने सेलेक्ट किया था, वैसे ही यहां पर भी हम कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन क्रिएट करेंगे और आर्बिट्ररी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट की वैल्यू हमें फाइंड आउट होगी, उस आर्बिट्ररी कांस्टेंट की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो जो वैल्यू हमने पुट की वो पर्टिकुलर वैल्यू होने के कारण हमें अब जो सॉल्यूशन मिल रहा होगा वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा। तो न्यूटन ने क्या किया था उस पर हम बात करते हैं। न्यूटन ने इस ds/dt में एक पर्टिकुलर कंडीशन यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दी थी। उसने ये कंसीडर कर लिया था कि यदि मोशन स्टार्ट करते वक्त एट द टाइम ऑफ द स्टार्टिंग ऑफ द मोशन वेलोसिटी u हो, u मान ली, तो अगर हम ये कहें कि एट द टाइम t इज इक्वल टू 0 वेलोसिटी यानी कि ds/dt का जो मान है वो u है, देन उस समय क्या होगा, आप यहाँ पर c1 की वैल्यू निकालेंगे। आप c1 की वैल्यू निकालिए, दस एम्प्लाइज हम c1 पुट करके देखते हैं। यहाँ c1 t इज इक्वल टू 0 पुट कीजिए, ये 0 हो जाएगा, c1 का मान u आ जाएगा। आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगी बात कि c1 का मान u आ चुका है, तो c1 की वैल्यू u मिल चुकी है। नाउ अब हम देखें कि ये इक्वेशन किस फॉर्मेट में आ जाती है। ds/dt, जिसे मैं इन जनरल v लिख देता हूं, f फिक्स्ड कांस्टेंट है, वी कांट चेंज इट, हम इसे चेंज नहीं कर सकते, स्टार्टिंग में हमने फिक्स्ड ले रखा है। ओके, c1 इज u, C1 is u. See the equation of motion. आप गति की समीकरण यहां पर डेवलप कर चुके हैं। v is equal to u plus ft is the equation of motion. ओके, फर्दर देखिए, यही काम अगर मैं यहां करता हूं तो क्या होगा, यही कंडीशंस रख लेते हैं। इन्हीं कंडीशंस को रखते हुए अगर मैं इसे प्रोसीड कर दूं आगे, तो ये v जो मेरे लिए था वो v ds/dt था, दैट इज इक्वल टू ft प्लस u है। और फिर मैं इसका एक बार फिर इंटीग्रेशन कर दूं तो ये s बनेगा, ये 1/2 ft² बनेगा, ये ut बनेगा, प्लस ये मेरे पास एक अनदर कांस्टेंट c2 आ जाएगा। अब मेरा टारगेट होगा टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द c2। मैं c2 की वैल्यू फाइंड आउट करूं, तो जब मैं c2 का मान निकालूंगा तो मैं इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर मान पुट कर दूंगा। तो अगर हम यह एज्यूम कर लें कि एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग, टाइम की स्टार्टिंग पर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 0 था, यानी कि जो पार्टिकल मूव कर रहा था, चल रहा था, वो स्टार्टिंग पॉइंट पर, ओरिजिन पर था। अगर हम ऐसा कंसीडर कर लें तो हम ये कहेंगे कि एट द टाइम t इज इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू 0, यहाँ पर t इज इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू 0 पुट कीजिए, आप पाएंगे कि इसका मतलब यहाँ 0 0 0 रखने पर c2 का मान 0 आ जाएगा। ये c2 मुझे 0 मिल गया। अब ये इक्वेशन मुझे कैसे नजर आएगी, s इज इक्वल टू 1/2 ft² प्लस ut। ओके, आप कहेंगे सर ये सब तो हमें पता था। बिल्कुल आपको तो पता है, लेकिन मैंने इसको डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेट करके आपको ये समझाने की कोशिश की है कि जनरल सॉल्यूशन का क्या मतलब है और पर्टिकुलर सॉल्यूशन का क्या मतलब है, फिक्स्ड कांस्टेंट और आर्बिट्ररी कांस्टेंट में क्या डिफरेंस है। उन कंसेप्ट्स को फील करवाने की कोशिश की है। जो कंसेप्ट्स मैंने आपको पिछले लेक्चर्स के अंदर सिखाए थे, उन कंसेप्ट्स को मैंने आपको फील करवाने की कोशिश की है कि वो कंसेप्ट्स किस तरह से वर्क करते हैं। प्रैक्टिकली जब हम काम करेंगे, जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ेंगे या साइंस के अंदर हम वर्क कर रहे होंगे, तो फिर वो चीज़ें हमारे ब्रेन को फील हो रही होंगी। ओके, ज्योमेट्रिकली ये किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वो सारी बातें मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। ओके, अब हम देखते हैं कि इसका रिवर्स प्रोसीजर क्या होना चाहिए। सपोज करते हैं कि ये रिलेशन मुझे दिया जाता है,
गिवन, और मुझे बता दिया जाता है कि C1 एंड C2 आर द टू आर्बिटरी कॉन्स्टेंट्स, बट F इज नॉट आर्बिटरी, F इज गिवन कॉन्स्टेंट। लिसन केयरफुली, गिवन कॉन्स्टेंट दिया गया अचर हमेशा फिक्स्ड होता है क्योंकि वो तो दे दिया गया है। मैं आपसे कहूं, मैं आपको एक कांस्टेंट दे दूं, बता दूं, इसका मतलब मैंने दे दिया, मैंने फिक्स कर दिया। फिक्स कर दिया मतलब आपकी इच्छा से आप उसे चेंज नहीं करेंगे, राइट? तो वो फिक्स कांस्टेंट है, तो F फिक्स कांस्टेंट है। लेकिन C1 एंड C2 आर्बिट्रेरीली लिए गए हैं, यानी कि इंटीग्रेशन के वक्त इंटीग्रेशन करने वाले व्यक्ति ने इन्हें माना है, राइट? तो ये दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आता जा रहा है, फिक्स कांस्टेंट और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब हम ये अगर जानना चाहें कि ये जो रिलेशन है जिसमें दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ये कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन के कारण डेवलप हुआ होगा, तो फिर उसे हम कहेंगे फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण का निर्माण करना। इसकी हेल्प से ये पता लगाना कि ये कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन के कारण आया होगा, रिवर्स वर्क करना, यहां से यहां पहुंचना, दैट इज कॉल्ड द फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण का निर्माण करना। ये निर्माण करना भी हमें सीखना है। इसके अंदर एडवांस लेवल पर भी हमें बात करनी है, अलग अलग लेवल्स के अंदर लेवल बढ़ाते हुए हमें डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्मेशन करनी है, जो हमारे अगले लेक्चर्स का टारगेट रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पर ही बात करने वाले हैं। ओके, तो वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।